पिछले इंटरव्यू में आपने लोगों को ये भी भ्रमित कर दिया कि मेरा किस पार्टी से एफिलिएशन है। आपने अपने प्रोमो में डाल दिया मेरी कुछ बातें। अब होता क्या है, लोग केवल प्रोमो देखते हैं। 45 मिनट्स का इंटरव्यूज है तो लोग आगे कभी कभी नहीं देखते। प्रोमो में आपने केवल वो पार्ट डाल दिया जो शायद मैं लोगों तक नहीं पहुंचाना चाह रहा था, या फिर मेरा मतलब कुछ और था। मैं लोगों को बताना चाह रहा था कि आप व्यक्ति विशेष चुनिए, ना कि मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता हूँ। ये बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बीच में भी, बिल्कुल इंटरव्यू के बीच में भी आपको मैंने हमेशा ये बोलता रहा मैं कि शुरू से मैं बीजेपी का झंडा उठा के घुमा हूँ। बीजेपी की तरफ मेरा इंक्लिनेशन हमेशा ज़्यादा है, ज़्यादा रहेगा, और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश का भला कर सकती है। आपने ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस से भी लड़ सकता हूँ। वो मैंने आपको इसलिए कहा था कि जब हम व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं कि चुनाव के समय आदमी को व्यक्ति विशेष चुनना चाहिए। अब मान लीजिए आप अपनी बात कर लीजिए, मान लीजिए आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस को आप 0 नंबर दे रहे हैं। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। चलिए, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। ये वाला हिस्सा काट करके लोग नहीं, मैं तो अखिलेश जी कुछ काट ही नहीं सकता। काटेंगे तो आप ही, कटिंग तो आपके हाथ में है। नहीं, बिल्कुल मेरा स्ट्रेट चलता है, आपको तो पता ही है। देखिए, कटिंग तो सारी आपके हाथ में, मेरे हाथ में कोई कटिंग नहीं है। मैं तो आपने बुलाया, आ गया, बोल रहा हूँ। कटिंग कैसे उसकी करनी है वो आपके एडिटर्स करेंगे, मुझे नहीं पता। मान लीजिए लेकिन अंत में चलेगा वही जो आप बोल रहे हैं। जनता के सामने आप चाहे जीत जाओ चाहे हार जाओ, आपका दायित्व नमस्कार का ही बदल जाते हैं ना सर। अब बदलने वालों में से हम तो हैं नहीं। जो बदल जाते हैं वो 5 साल बाद अपना हाल देख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है कि द न्यूज़ वाला नेटवर्क मेरा शहर मेरी दिवाली ये पूरी सीरीज चला रहा है ताकि आप लोग अपनी बातें, अपने मन की बातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने मन की बात करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली आपको अधिकार दिया गया है कि आप अपने मन की बातें कीजिए। कैसे आप दिवाली मनाते हैं, कैसे आपको दिवाली मनानी चाहिए, इन सब विषयों पर भी खुल करके आपको बात करनी चाहिए। लेकिन अब अगर बहुत ही जल्द चुनाव हो तो इस समय भी दिवाली कोई कैसे पटाखे कोई कैसे छोड़ रहा है बात की बात है, लेकिन राजनीतिक पटाखे भी छूटने लगे हैं। हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर टिप्पणी भी कर रहा है। यशपाल राणा जी का स्टेटमेंट अलग है तो गौरव गोयल जी शांत हैं और कोई कुछ न कुछ टिप्पणी कर ही रहा है। आज चैरब जैन जी हमारे साथ हैं। कुछ समय पहले हमने पूरा डिस्कशन किया था बहुत सारे पर्सपेक्टिव में। दिवाली के इस पूरे माहौल को लेकर के क्या कहेंगे सर आप? नहीं, आपका अखिलेश जी बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने जो ये अभियान चलाया है, मेरा शहर मेरी दिवाली, जो एक वोकल फॉर लोकल की जो मुहिम चल रही है रुड़की में, ये बहुत सराहनीय कदम है। देखिए, हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो कहीं से पैसा इकट्ठा करते हैं, बेचारे दिवाली पे अपना सामान लाते हैं, और अगर हम उनसे सामान नहीं खरीदेंगे, वो आपके सुख दुख के साथी हैं, आपके साथ कोई मुसीबत हो जाती है वही खड़े होते हैं। अमेज़ॉन तो आपके पास आके खड़ा नहीं होता, अमेज़ॉन का CEO तो आपके पास आके खड़ा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम कुछ रुपयों के चलते, और कोई बहुत मेजर डिफरेंस भी नहीं है, बस एक सहूलियत की बात है कि घर बैठे सामान आ रहा है, क्यों ना हम बाज़ारों में निकलें, बाज़ारों की शोभा बढ़ाएं। और दिवाली में आप देखते हैं बाज़ारों में कितनी लाइटनिंग हो रखी होती है, दिए जलते हैं, और जब सब लोग मिलजुल कर घरों से बाहर निकलेंगे तो एक त्यौहार की तरह लगेगा। और जो हमारे लोकल व्यवसायी हैं, जो लोकल शिल्पकार हैं, उन सबको एक बढ़ावा मिलेगा, उन सब की रोजी रोटी चल पाएगी, तभी हमारा शहर एक अच्छी दिशा में प्रोग्रेस कर पाएगा। लेकिन ऐसा क्या है कि जब दिवाली आती है तभी जा कर के लोग ये कहते हैं कि भाई आप जो है वोकल फॉर लोकल की हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो अक्षय प्रताप सिंह जी ने भी इस चीज़ को लेकर के रुड़की मांगे लोकल को लेकर के कहा।
और व्यापारी वर्ग भी आता है, कहता है कि नहीं हम जो है लोकल परचेजिंग करेंगे। लेकिन त्योहारों के समय आते हैं तो कहते हैं क्या ये ऑनलाइन पैटर्न की जो खरीदारी है वो हमेशा बंद कर देनी चाहिए? देखिए, इसको हमेशा बंद कर पाना तो असंभव है अखिलेश भाई। इसको हमेशा तो आप बंद नहीं कर सकते। ये दिवाली के समय इसलिए आता है बिकॉज इस समय व्यक्ति विशेष की शॉपिंग जो कैपेसिटी है या जो वो जितना शॉपिंग अपनी स्पेंड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं साल भर में पर मंथ 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो दिवाली टाइम पे मैं 1000 रुपये खर्च करूँगा। इसलिए इस समय इसको ज़्यादा प्रमोट करना बेहतर रहता है। इसके चलते दिवाली के समय या फिर होली के समय ये जो वोकल फॉर लोकल की मुहिम है, मेरा शहर मेरी दीपावली की जो मुहिम है, ऐसी अच्छी अच्छी मुहिमें हैं, इनको लागू किया जाता है या इनको लोगों तक पहुँचाया जाता है। हमारा दायित्व ये भी बनता है कि हम साल भर भी इसका ख्याल रखें। बट देखिए, ना आपके बस में है ना ये मेरे बस में है कि हम पूरे साल एक अभियान चलाते रहें। तो जब इस अभियान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस समय ये अभियान किया जा रहा है और इससे सब शहरवासियों को बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसे डिजिटल इंडिया की बात जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया था और कहा कि भाई हमारे इंडिया जो डिजिटल हो रहा है, तो क्या डिजिटल एज में हम दिवाली वास्तव में दिल से मना पा रहे हैं या उसी पर्सपेक्टिव मना पा रहे हैं जैसे पहले बहुत उत्साह अलग तरीके का रहता था और अभी के उत्साह में थोड़ा सा डिफरेंसेस मुझे अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं देखूं तो मुझे देखने को मिलता है। आपको भी ऐसा महसूस होता है? अखिलेश भाई, थोड़ा सा नहीं, बहुत मेजर डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो हम दशहरे से पटाखे फोड़ने शुरू कर देते थे। गली मोहल्ले के, और मैं अकेले नहीं, जितने मेरे गली मोहल्ले के घर होते थे हम सारे बच्चे शाम को इकट्ठे हो जाया करते थे और घर से 10-10, 5-5 रुपये जिसको जितने मिलते थे जाके वो घर के बगल में जो पटाखे की दुकान होती थी वहाँ से पटाखे लाते थे और सब मिलजुल कर पटाखे फोड़ते थे। और ये प्रथा दशहरे से शुरू हो जाती थी और दिवाली तक चलती थी। रोज़ शाम को हम लोग मिलते थे आपस में। जब आपस में हम बच्चे बच्चे सब मिलते थे तो एक हमारा मानसिक विकास भी होता था, एक दूसरे से बात भी होती थी। डिजिटल देखिए ज़रूरी है, ऐसा कोई उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि डिजिटली आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसानों से हमें दूर रहना चाहिए, फ़ायदों को हमें अपनाना चाहिए। अब आजकल के बच्चों के पास क्या प्रॉब्लम आ गई है, आईपैड्स आ गए हैं, टैब्स आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, वो उसके प्रति एडिक्टिव हो गए हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग दे आर डूइंग विलिंगली, नहीं कर रहे हैं वो। साइकोलॉजिक सर्वे हुए हैं इसके, ये एक एडिक्शन आ गया है उनके अंदर। तो इसमें माँ बाप को या जो अभिभावक है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो उस बच्चे को उस एडिक्शन से निकालें। आप बच्चे के एक टाइम लिमिट सेट करिए कि बच्चा इतने टाइम ही टीवी देखेगा। आप बच्चे के एक टाइम लिमिट सेट करिए, बच्चा इतने टाइम ही मोबाइल ऐप देख सकता है अपने मोबाइल पे या फिर कर सकता है। और यदि बच्चा फिर भी ज़्यादा एडिक्टिव हो रहा है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे खाना ही नहीं खा रहे हैं अगर उनके हाथ में मोबाइल नहीं है, तो दिस इज़ एन एडिक्शन। आप इसको साइंस में जाके पढ़ेंगे, ये एक बीमारी है। तो इसका सही साइकोलॉजिस्ट की तरह, सही साइकोलॉजिस्ट और सही साइकेट्रिस्ट के पास जाके आप इसके लिए मदद ले सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो तो पहले इजाद हुई, मार्केट में आई और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आई कि डिजिटल इंडिया हो जाएगा या डिजिटली सब लोग साउंड हो जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हमारे सामने आने लगे हैं। बिल्कुल। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। ये हमारे पे है, हम किस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ पे अपना फोकस रख रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक इतनी एमर्जिंग चीज़ है जो आपको अपने गिरफ्त में बहुत जल्दी ले लेती है। पूरे आप अपने एक टेबल पे बैठे हुए पूरे विश्व देख रहे हैं आप, तो वो आपको अपनी गिरफ्त में उतनी जल्दी ले लेती है। तो ये अभिभावकों का दायित्व है, ये जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उन सबका दायित्व है कि ये जो एडिक्टिव टेंडेंसी बच्चों में आ रही है, इससे बच्चों को बाहर निकालें। बच्चों के साथ, मैं अपने बच्चे के साथ, मेरा बच्चे को पटाखे नहीं फोड़ रहा था वो दशहरे वाले दिन मैं उसको खुद लेके गया स्कूटी पे भाई आप, और लोकल दुकान बगल में, मैंने जो लेना है लो आप। उसको हेजिटेशन हो रही थी कि आप मुझे नहीं फोड़ने, तो मैंने जो मुझे बचपन में पटाखे पसंद थे वो पटाखे खरीदे और हम दोनों ने मिलकर घर के बाहर पटाखे फोड़े, वही वाले पटाखे फोड़े। और हम, फिर मैं वो कहूँगा कि बहुत हैवी फायर क्रैकर्स नहीं थे, नॉर्मल अपनी फुलझड़ी हो गई या अनार हो गए इस टाइप से, और उसको बहुत अच्छा लगा। तो अब वो रोज़ ये कर रहा है, अब अगर मैं नहीं भी हूँ तब भी वो ये कर रहा है। तो ये एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अन्य जो सुविधाएं, मतलब अन्य जो चीज़ें हैं उससे रूबरू तो कराएं। अब हमारे जो पहले, हमें याद है अखिलेश भाई, हम रोज शाम को 4 बजे घर से निकल जाते थे और गली में क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे या बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते। आजकल तो ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। जब तक हम बच्चे को बताएंगे नहीं तब तक वो कैसे सीखेगा। मैं अपने बच्चे के साथ अपने घर के वेरांडा में जब भी हम होते हैं, हम क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं एंड ही एंजॉयज इट।
हम 2-2 घंटे खेलते रहते हैं सामने, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना कि मैं उसको बताऊं कि भाई मोबाइल के अलावा भी एक और दुनिया है और ये ज़्यादा मज़ेदार दुनिया है। हाँ। तो ये जिसमें आपका स्वास्थ्य भी बन रहा है, स्वास्थ्य भी बन रहा है, मस्तिष्क मस्तिष्क बन रहा है। जब हम 2 घंटे खेल लेते हैं तो हम दोनों बिल्कुल स्वेटअप हो जाते हैं, हमारे पसीना पसीना हो जाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है हम दोनों को। तो ये तो एक पेरेंट्स का एक दायित्व बनता है कि बच्चों को नई नई चीज़ें दिखाएं। ये ना करें कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसके हाथ में हमसे मोबाइल पकड़ा दिया। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट्स आप लोग के लिए, मैं समझता हूँ सभी लोग को कहीं ना कहीं ये चीज़ अप्लाई करना चाहिए और दैनिक जीवन में अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा आप चुनाव की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक माहौल जो है अब चुनावी दंगल, अभी दंगल भी हुआ, दंगल बिल्कुल में भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस दंगल में आप जिसके फैन हैं यशपाल राणा जी, वो कह रहे हैं कि कुछ भी होगा हमारी टीम तो चुनाव लड़ेगी। मैंने देखा, मतलब मैं लड़ूंगा या तो मेरी टीम चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो अभी तक तो ये था कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर यशपाल राणा जी चुनाव लड़ेंगे तो आप क्या करेंगे। अब तो ये फैक्ट है कि उनकी टीम चुनाव लड़ेगी। तो मैंने आपको अखिलेश भाई उस दिन भी कहा था कि मैं लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा? मैंने आपको ये भी बताया था कि क्योंकि मेरा विजन बेटर है। मैंने ये भी बताया था मेरा विजन बेटर क्यों है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग मच बेटर है, मेरा जो आपका कॉलेज पद बेटर है। आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी विच वॉज रैंक एज द नंबर 9th यूनिवर्सिटी जब मैंने उसमें एडमिशन लिया। तो ऑल ओवर इंडिया वो IIT से भी ऊपर थी जब मैंने उसमें एडमिशन लिया था। मैंने एक्सपोजर, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, तो मेरा विजन बेटर है, इसलिए मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। पिछले इंटरव्यू में आपने लोगों को ये भी भ्रमित कर दिया कि मेरा किस पार्टी से एफिलिएशन है। आपने अपने प्रोमो में डाल दिया मेरी कुछ बातें। अब होता क्या है, लोग केवल प्रोमो देखते हैं। 45 मिनट्स का इंटरव्यूज है तो लोग आगे कभी कभी नहीं देखते। प्रोमो में आपने केवल वो पार्ट डाल दिया जो शायद मैं लोगों तक नहीं पहुंचाना चाह रहा था, या फिर मेरा मतलब कुछ और था। मैं लोगों को बताना चाह रहा था कि आप व्यक्ति विशेष चुनिए, ना कि मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता हूं। ये बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बीच में भी, बिल्कुल इंटरव्यू के बीच में भी आपको मैंने हमेशा ये बोलता रहा मैं कि शुरू से मैं बीजेपी का झंडा उठा के घुमा हूं। बीजेपी की तरफ मेरा इंक्लिनेशन हमेशा ज़्यादा है, ज़्यादा रहेगा, और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश का भला कर सकती है। नहीं, आपने ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस से भी लड़ सकता हूँ। वो मैंने आपको इसलिए कहा था कि जब हम व्यक्ति विशेष की बात कर रहे थे कि चुनाव के समय आदमी को व्यक्ति विशेष चुनना चाहिए। तो जब देखिए आपका एक उसी हम लॉजिकल फैक्ट्स पे जाते हैं। आपने बोला कि व्यक्ति विशेष पे जाना चाहिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आदमी पार्टी की तरफ ना जाए। आप अगर बीजेपी से लड़ रहे हैं तो इंसान बीजेपी को वोट ना करे, फिर वो कहीं और जाए। नहीं, इसमें भाई हो सकता है ना कि भाई पार्टी अलग हो गई, व्यक्ति अलग हो गया। ठीक है, व्यक्ति का जो कंसर्न है किसी भी चीज को लेकर के अलग हो सकता है। बिल्कुल। पार्टी का कंसर्न अलग हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में फिर जनता क्या करे? सिंपल फॉर्मुलेशन है, सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्मुलेशन। लेट्स से एक 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है। अब कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव हो रहा है, 50-50 नंबर तो हमने दे दिए पार्टियों को, जिसमें बीजेपी को मिल गए 50 में से 50, कांग्रेस को मिले 50 में से 10 या 20। तो यहाँ बीजेपी स्कोर कर गई। अब हम देखें कि कंटेस्टेंट कौन है, 50-50 नंबर उनको दें। अगर बीजेपी के प्रत्याशी को उस 50 में से 30 नंबर मिलते हैं तो बीजेपी का टोटल हो जाता है 80। और अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को 50 में से 50 भी मिल जाते हैं तब वो टोटल कितना होता है? 70 तो कौन जीता एक टेस्ट में? तो इसका आकलन इस तरीके से करिए ना। अगर आपको लगता है अखिलेश भाई कि कांग्रेस को 50 में से 50 नंबर मिलने चाहिए, अगर आपको लगता है, मेरे हिसाब से तो बीजेपी को 50 में से 50 है, क्योंकि मैं बचपन से बीजेपी से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को लगता है कि कांग्रेस को 50 में से 50 मिल रहे हैं, तब वो व्यक्ति विशेष की कैलकुलेशन करे। इट्स अ सिंपल टेस्ट। इसके लिए एक फॉर्मुलेशन करिए, एक मेथोलॉजी बनाइए, दिमाग में बनाइए मेथोलॉजी। अच्छा, बीजेपी से ये आ रहा है, बीजेपी को इतने नंबर, उसका व्यक्ति ये है, उसको इतने नंबर। कांग्रेस से ये व्यक्ति है, कांग्रेस के इतने नंबर। जो जीत रहा है उसको वोट दे के आइए, जिताइए उसको। मतलब फाइनली आप जाइए व्यक्ति की तरफ। व्यक्ति को अलग नंबर दीजिए, पार्टी को अलग नंबर दीजिए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होते थे हमारे यहाँ भी जब क्वेश्चंस होते थे। हाँ, बिल्कुल होते थे। तो इसको भी आप ऐसे मानिए कि पार्टी जो है वो सब्जेक्टिव है, या ऑब्जेक्टिव मान लीजिए उसको, और जो प्रत्याशी है वो सब्जेक्टिव है। अब इनका क्यूमुलेटिव क्या आ रहा है उस पर विनर तय करिए। वो तो खैर व्यक्ति है, वो व्यक्ति पार्टी को भी देख रहा है और साथ में इसमें फर्क एक व्यक्ति पार्टी को भी देख रहा है और साथ में व्यक्ति को भी देख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो वोटर है ना, वोटर तो दोनों को देख रहा है। बिल्कुल। हो सकता है कि किसी पार्टी के खिलाफ उसके माइंडसेट में कुछ बना हो और व्यक्ति अच्छा पसंद आ रहा हो। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मान लीजिए आप ही हैं या मैं ही हूँ,
अब अपनी बात तो मैं क्यों रखूंगा, बिकॉज मैं तो बीजेपी को हमेशा 50 में से 50 दूंगा। 50 देंगे आप? अब मान लीजिए आप अपनी बात कर लीजिए, मान लीजिए आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस को आप 0 नंबर दे रहे हैं। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। चलिए, आप मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। ये वाला हिस्सा काट करके लोगे। नहीं, मैं तो अखिलेश जी कुछ काट ही नहीं सकता, काटेंगे तो आप ही, कटिंग तो आपके हाथ में है। नहीं, बिल्कुल मेरा स्ट्रेट चलता है, आपको तो पता ही है। देखिए, कटिंग तो सारी आपके हाथ में है, मेरे हाथ में कोई कटिंग नहीं है। मैं तो आपने बुलाया, आ गया, बोल रहा हूँ। कटिंग कैसे उसकी करनी है वो आपके एडिटर्स करेंगे, मुझे नहीं पता। मान लीजिए लेकिन अंत में चलेगा वही जो आप बोल रहे हैं। देखिए, लेकिन मान लीजिए आप कांग्रेस को 0 अंक दे रहे हैं, प्रत्याशी को 50 अंक दे रहे हैं एक किसी चुनाव में, और इधर जैसे मैंने बीजेपी का बताया सब्जेक्टिवली, उसको 70 नंबर मिल जाते हैं, तो वो जीत रही है ना, तो उसको दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रत्याशी को 50 नंबर भी मिल रहे हैं तो भी नहीं जीत रहा है वो। मैं बता रहा हूँ कि वो क्यों, मतलब क्यों, मेरी बात पूरी करने दीजिए। क्योंकि एक दिक्कत क्या आएगी, अगर वो 50 नंबर जीतने वाला व्यक्ति भी है, तो वो जो उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी है, या जो उसकी पार्टी का हाई कमान से जो भी विकास कार्य आ रहे हैं, जिस दिशा में भी विकास कार्य आ रहे हैं, या कोई नकारात्मक कार्य भी अगर आ रहा है, उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। ये उसका एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा, बिकॉज ही इज बाउंडेड विद द पार्टी। ये उसका एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, एक क्यूमुलेटिव एनालिसिस करिए, एक क्यूमुलेटिव एनालिसिस करिए, उसके बेसिस में टेस्ट कीजिए। क्या आप भी ये बिलीव करते हैं कि जिसकी सत्ता या जिसकी सरकार रहती है, मैं हरिद्वार में बात कर रहा था अशोक शर्मा जी से, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार का मतलब कांग्रेस के हैं, तो बोले कि हमारी सरकार नहीं, इसलिए हम विकास नहीं कर पाए। उनका स्टेटमेंट है प्रॉपर। आप भी ये बिलीव करते हैं कि अगर उसी को चुने जिसकी सरकार ऑलरेडी अपर लेवल पे हो, मतलब विधानसभा में स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर जिस पार्टी की हो उसी पार्टी का हमको मेयर चुनना चाहिए, सेंटर में जिसका प्रभुत्व हो उसी का हमको जो है निचले स्तर पर भी चुनना चाहिए, क्योंकि विकास में बाधा पड़ जाती है। देखिए अखिलेश भाई, इसमें बहुत जल्दी मेरा एक वीडियो मैं फिर लॉन्च करने वाला हूँ। पिछली बार भी हम बैठे थे तो मेरा एक वीडियो आने वाला था, इस बार भी मेरा एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या होगा कि मैं वोट डालने जा रहा हूँ, मैं तो बीजेपी को ही डालूंगा सब तरफ, लेकिन जो एक आम जन है वो शायद सेंटर में बीजेपी चाहती हो और यहाँ पे उसको कांग्रेस चाहते हो। तो हमें, जब हम प्रदेश में वोट कर रहे हैं, तो कौन सी पार्टी यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा ढंग से जानती है, उसको नंबर दें। कौन सी पार्टी राष्ट्र के मुद्दों को ज़्यादा नंबर से जानती है, वहाँ पे उसको वोट दें। 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट ये ज़रूर हो सकता है, जब मैं वोट डालने जाऊँ, मैं तो चलो आपको फिर बता दिया, आप जब वोट डालने जाओ आप जब वोट डालने जाओ, तो हो सकता है आपको प्रदेश में कांग्रेस पसंद हो, क्योंकि आपको क्या पता वहाँ का सीएम चेहरा बहुत पसंद हो, जो भी हो सकता है फ्यूचर में, और बीजेपी में आपको मोदी जी बहुत पसंद हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन में हो सकता है कुछ लोग दोनों जगह एक ही पार्टियों का बटन दबाए हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजी है, इसलिए साइकोलॉजी। और इसमें एक IDFC करके इंस्टीट्यूट है, उसने सर्वे किया, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन में ये पाया कि जब ये एक साथ होंगे तो 71% आदमी एक ही जगह वोट करेगा। बेसिकली लोग ये डिसाइड कर चुके रहेंगे कि उस टेन्योर में किसका माइंड उस वक्त क्या चल रहा है। अगर किसी ने नैरेटिव सेट कर लिया, बीजेपी ने नैरेटिव सेट कर लिया कि हम बहुत अच्छी पार्टी है, तो वो आम जनता ने अगर तय कर लिया, बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया आम जनता के लिए, और आम जनता के लिए, तो आम जनता बीजेपी तरफ चली जाएगी। और अगर उस वक्त नैरेटिव सेट हो गया कांग्रेस के पक्ष में, तो दोनों जगह स्टेट और सेंटर में दोनों जगह जो है, ये चीज कहीं सही नहीं है। देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे अलग हैं, देश के मुद्दे अलग हैं। हम क्या हैं? वी आर एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ हैं हम। हमारी जीत कहाँ है? हमारे डाइवर्सिफाइड कल्चर में। भारत की जीत कहाँ है? डाइवर्सिफाइड कल्चर में है। हम एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारी जीत है। अगर आज तमिलियंस हैं, हम तमिल भाषा बोलते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम हिंदी बोलते हैं, हमें उन्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तमिलनाडु के मुद्दे दिल्ली के या उत्तराखंड के मुद्दों से बिल्कुल अलग से हो सकते हैं। अब अगर तमिलनाडु में जो सीएम कैंडिडेट किसी पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है, वो उस मुद्दों को ढंग से समझ सकता है, तो आप उस पार्टी को वोट दीजिए। और अगर आपको देश में लगता है कि देश में, तो देखिए मोदी जी के अलावा तो मेरे को लगता नहीं पूरे देश को कोई लगता होगा कि बढ़िया है उनसे कोई, तो देश में आप मोदी जी को वोट दीजिए। अच्छा, 1 नेशन 1 इलेक्शन में बीजेपी को प्रॉफिट है कि लॉस है?
वन नेशन वन इलेक्शन में उस पार्टी को प्रॉफिट है जो अच्छा काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ वन नेशन वन इलेक्शन में बीजेपी को प्रॉफिट है या लॉस है? आप बताइए बीजेपी अच्छा नहीं, काम कर रही है मैं तो कि ये नहीं जानना कर चाह रही रहा है? हूँ आपसे कि आपके हिसाब से मैं तो BJP बायस्ड हूँ, मैं तो बीजेपी के लिए बायस्ड हूँ, तो मैं तो कहूंगा बीजेपी को। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या बीजेपी ने अपने को मजबूत करने के लिए, जैसे आपने बोला कि वो वोटर्स जो है सेंटर वाले को भी वोट देगा और स्टेट वाले को भी वोट देगा, दोनों कंडीशंस में एक ही जगह वोट देगा, तो इस कंडीशन में क्या वन नेशन वन इलेक्शन से बीजेपी ही पूरा प्रॉफिट लेने वाली है या बीजेपी हर जगह सत्ता में आने वाली है? वन नेशन वन इलेक्शन से वो पार्टी लाभ लेने वाली है जो देश को या राज्य को प्रगति की ओर ले जा रही है। मैं बीजेपी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि बीजेपी देश को प्रगति पर ले जा रही है तो बिल्कुल उसको फायदा मिलना भी चाहिए। तो क्या मतलब अपोजिशन में किसी को नहीं होना चाहिए? अगर अपोजिशन अच्छा काम करे, अपोजिशन में किसी को होने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं मैंने है। वीडियो में फिर हर जगह आप मेरी वीडियो देखेंगे, हर जगह उसमें सिर्फ एक ही पार्टी होनी चाहिए। नहीं, मतलब स्टेट्स, हर स्टेट्स में बीजेपी लेकर के आ जाओ, सेंटर में भी बीजेपी लेकर के आओ। बिल्कुल नहीं। मैंने अपने उस अगले जो मेरा वीडियो आएगा जीरो कर दिया जाए, उसमें मैंने उस वीडियो में आप सुनिएगा, मैंने कहा है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। आप क्यूमुलेटिव बेसिस में वोटिंग करिए। तो फिर तो आपको बायस होने की जरूरत नहीं है ना, नहीं होना चाहिए ना, फिर तो आपको बायस नहीं होना चाहिए ना। मैं बायस्ड इसलिए हूं बिकॉज बीजेपी मेरी नजर में प्रगतिशील पार्टी है। मेरा बायस होना आपको इसलिए तो बीजेपी को हर स्टेट में आ जाना चाहिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं। देश फिर जो है ऐसे कंडीशंस में हमें जरूरत ही नहीं है कि कोई अपोजिशन में रहे। गलत। जब बीजेपी आपके हिसाब से अच्छा कर रही है और आप कह रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना जरूरी है, बिल्कुल, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। बिल्कुल है भाई, आपको बीजेपी पसंद है तो आप बोलेंगे कि भाई हर एक स्टेट में बीजेपी आ जाए, सेंटर में बीजेपी आ जाए, मेयर भी बीजेपी का हो जाए, पार्षद भी बीजेपी का हो जाए और जिला पंचायत बीजेपी का हो जाए, सब बीजेपी का हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। अब आप मजबूत विपक्ष को कह रहे हैं कि ना विपक्ष जो है, अब फिर कैसे होगा? फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो पूरे बीजेपी लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो एक सिंगल पर्सन हूँ, ये मेरा सिंगल ओपिनियन है, इट्स जस्ट माय ओपिनियन कि बीजेपी प्रगतिशील पार्टी है। हो सकता है आपको ओपिनियन ये ना हो सकता है आपको कांग्रेस पसंद हो, या आप मुझे ना, मतलब हो सकता है किसी को आप अपने पे क्यों ले रहे हैं हर बात? आप अपने पे क्यों ले जा रहे हैं हर बात? अपने पे मत लेके जाइए हर बात। आप पे तो मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि आप एक शहर का एक बहुत मतलब एग्जाम्पल सेटर हैं आप, इसलिए मैं आपका एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूँ। क्या पता दूसरे को दूसरी पार्टी पसंद हो तो वो उसको वोट देगा, तो ऑटोमेटिकली विपक्ष बनेगा। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या हुआ है, 99 सीट्स आई ना कांग्रेस की, बीजेपी की 240 सीट्स आई ना, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन भी स्ट्रांग हुआ है ना। क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ लोगों को वो पसंद आए। मैं यहाँ अपनी पसंद की बात कर रहा हूँ, मेरी पसंद जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी पसंद चरप जैन जी बार बार बता करके रहेंगे। पिछले वीडियो में इन्होंने कहा कि भाई पिछली वीडियो में हमने क्या किया, वो वीडियो भी आप उठाकर जरूर देखिएगा। और ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। दंगल तो अभी शुरू होगा, चुनावी दंगल अलग है और अभी दिवाली अलग है। दिवाली जो चल रहा है, दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। साथ में अब दिवाली के बाद बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। आप ये बता दीजिएगा कि जब चुनाव होगा निगम का तो पटाखे कौन फोड़ेगा? असली उस समय दिवाली कौन मनाएगा? उस समय दिवाली तो जनता को मनानी चाहिए। मतलब जो लड़ेगा उसमें से दिवाली कौन मनाएगा? जनता मनाए ना। जनता ने जिसको चुन के भेजा है, जनता ने जिसको प्यार दिया है, वो जीत गया है तो जनता दिवाली मनाएगी। प्रत्याशी का दिवाली मनाने का क्या मतलब है? हारे हुए का भी नहीं, जीते हुए का भी नहीं, जनता का बनता है पटाखे फुटाना। तो हारा हुआ प्रत्याशी तो चलिए वो तो कुछ नहीं है, जीते हुए प्रत्याशी को भी हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। जनता के सामने आप चाहे जीत जाओ चाहे हार जाओ, आपका दायित्व नमस्कार का ही बदल जाते हैं ना सर। अब बदलने वालों में से हम तो है नहीं। जो बदल जाते हैं वो 5 साल बाद अपना हाल देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो 5 साल बाद किसका क्या होगा वो पता नहीं। फिलहाल अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों ऐसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भाई।